स्टार्ट करते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले आपके पास आ रहा है मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? जितना भी कंपनी में रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है उसको मटेरियल ही बोलते हैं। मटेरियल में आपके पास रॉ मटेरियल हो गया, इसके अलावा जो भी चीजें आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेस पे चाहिए होती है, मीन्स हम डायरेक्ट मटेरियल भी ले लेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल भी ले लेंगे। तो सारी चीजें आपको कंपनी में जब प्रोडक्शन करने के लिए जो चीजें चाहिए उनको रॉ मटेरियल को हम मटेरियल बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल। कंपनी में मटेरियल कितने प्रकार का हो सकता है? रॉ मटेरियल हो सकता है, टूल्स हो सकते हैं। टूल समझते हो, जैसे कोई मशीन्स वगैरह के टूल्स होंगे जो हम यूज करते हैं। उसके बाद कोई भी स्पेयर पार्ट्स जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में लोग स्पेयर पार्ट्स वगैरह यूज करते हैं, जिसके लिए रॉ मटेरियल, वो भी हमारा एक तरह का रॉ मटेरियल ही होता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, जितना भी स्टोर में हमारे पास सामान रखने के लिए जो चीज, मतलब हमने कुछ ना कुछ अलमारी, रैक्स या कुछ ना कुछ बनाए होते हैं, वो भी सारे आपके मटेरियल में ही आते हैं। फिर कंपनी में उसके बाद आता है इन्वेंटरी कंट्रोल या फिर मटेरियल कंट्रोल। किसी भी कंपनी की सक्सेसफुल लाइफ डिपेंड करती है उनके इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल या फिर इन्वेंटरी कंट्रोल के ऊपर। किसी भी कंपनी में अगर प्रॉपर मटेरियल का हिसाब किताब रखा जाएगा तो कोई भी इंडस्ट्री कभी भी फेल नहीं होती। बहुत सारी इंडस्ट्रीज फेल होने के रीजन पीछे ये होते हैं कि उनको बार बार उन चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि जिनका प्रॉपर उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं होता। जिन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी बार बार उसको मंगाती चली जाती है, उनके पास स्टॉक जो है ओवरलोड होता चला जाता है। संभाल के रखने की जो संभालते हैं नहीं, ना उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, तो उनके जो पैसे जो करंट एसेट्स वाले होते हैं वो जो है स्टॉक के अंदर ही जमा चल होते चले जाते हैं। मीन्स बार बार कंपनी उनको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो कंपनी उसकी वजह से फेल हो जाती है। हम ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी कंपनी अगर अपनी सक्सेसफुल लाइफ को आगे ले जाना चाहती है तो इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल होना जरूरी है। इन्वेंटरी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द राइट नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोडक्शन इन द स्टॉक एट स्टॉक टू द अवॉइड शॉर्टेज। इन्वेंटरी कंट्रोल का मतलब ये भी हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्ट्स या फिर नंबर ऑफ रॉ मटेरियल या फिर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑलवेज अवेलेबल हो, ताकि किसी भी प्रकार का कोई स्टॉपेज ना हो, ना ही किसी प्रकार का कोई शॉर्टेज हो। इसलिए कंपनी इन्वेंटरी कंट्रोल करती है। इन्होंने ऑब्जेक्टिव भी आपके पास लिखे किए हैं। सबसे पहले प्रॉपर एस्टिमेशन, आपको प्रॉपर अंदाजा होगी कितना सामान हमारे पास पड़ा है, कितना नहीं है, इसके लिए इन्वेंटरी कंट्रोल की जाती है या फिर मटेरियल कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद स्टॉक लेवल, कंपनी में हमें कितना स्टॉक हर बार चाहिए, इसके लिए भी कहता कंपनी इन्वेंटरी कंट्रोल करती है, क्योंकि कंपनी को पता होता है मिनिमम हम आज अगर सामान मंगाएंगे तो कितने दिन में हमारे पास आएगा, तो वो स्टॉक लेवल पहले से मेंटेन कर रखते हैं, उतने टाइम पीरियड का स्टॉक अपने पास ऑलवेज ही रखते हैं। ऐसा तो होता नहीं कंपनी में भी आज ही ऑर्डर लगाया और आज ही सामान आ जाएगा। आज अगर ऑर्डर लगाएंगे कंपनी में भी कल परसों दसों या 2-3 दिन बाद सामान कंपनी में आता है, तो उसके रिगार्डिंग वो स्टॉक लेवल पहले से मेंटेन करके रखते हैं। मैक्सिमम आउटपुट, कंपनी में जो आउटपुट जो प्रोडक्शन होता है ऑलवेज एक ही दिशा में चलता रहे, कभी उसमें कमी ना आए, टाइम पर ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, इसके लिए भी इन्वेंटरी कंट्रोल करना जरूरी है। नो अंडर स्टॉकिंग एंड ओवर स्टॉकिंग, ना तो कंपनी के पास स्टॉक कम हो और ना ही स्टॉक ज्यादा हो, इसके लिए भी कंपनी इन्वेंटरी कंट्रोल करती है। मिनिमम वेस्टेज, अगर स्टॉक बहुत ज्यादा होगा तो वेस्टेज भी उतनी ज्यादा ही होती चली जाएगी, क्योंकि कंपनी लापरवाह होकर मार्केट में अपनी कंपनी में रॉ मटेरियल को यूज करेगी और यूज करने वाले बंदों को भी पता होगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में सामान पड़ा है, तो वो सामान को यूज करते चले जाएंगे। इकोनॉमी इन परचेजिंग फेवरेबल प्राइसेस, जब हम लोग परचेज करते हैं, अगर हमारे पास स्टॉक का लेवल पहले से पता होगा कितना स्टॉक हर बार ऑर्डर लगाना है, तो हम मार्केट से स्टॉक जो है फाइंड करके ले सकते हैं भी कहां से हमें बेनिफिट में मिल रहा है। नहीं तो अगर हम कंपनी बल्क में ऑर्डर लगाएगी, जिससे भी सामान मंगाओगे तो अपने हिसाब से वो रेट लगा के भेजते हैं, कंपनी पर सामान आता चला जाएगा, मे भी कॉस्टली प्रोसेस में भी आता है। अगर मिनिमम कॉस्ट में परचेज करनी है तो इन्वेंटरी कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि कंपनी को पता होगा कि हमने कितना सामान खरीदना है। फिर है प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, हमारे पास जितनी क्वांटिटी चाहिए ऑलवेज उतना ही अवेलेबल होगा, एक्स्ट्रा कभी अवेलेबल होगा नहीं, ना ही कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का भी बर्डन पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट मटेरियल, वही पॉइंट दोबारा से फिर घुमाए उन्होंने कि इन्फॉर्मेशन आपके पास हमेशा रहती है कि कौन सी चीज हमारे पास शॉर्टेज में जा रही है, आप उसी चीज का सिर्फ ऑर्डर लगा सकते हो। वाई इन्वेंट्री कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, वही पॉइंट इन्होंने दोबारा से बोले भी कंपनी में इन्वेंट्री कंट्रोल की जरूरत क्यों है। एक तो कंपनी का कॉस्ट बिल्कुल प्रॉपर लेवल में चलता रहे, कंपनी में कभी शॉर्टेज ना हो, प्रोडक्शन कभी रुके ना, मैक्सिमम आउटपुट में कभी भी कमी ना आए, इसके लिए कंपनी में इन्वेंट्री कंट्रोल होना जरूरी है। कंपनी एक्स्ट्रा स्टॉक कभी मंगा के ना रखे, उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक एसेट में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि जब कंपनी सामान मंगाती चली जाएगी
तो क्या होगा, वो सामान पड़ा ही है ना, कंपनी उसको मटेरियल में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी और ब्लॉक एसेट में ऑटोमोट भी कन्वर्ट हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि वेस्टेज भी ज्यादा होने स्टार्ट हो जाए। तो वेस्टेज को दूर करने के लिए भी कंपनी इन्वेंट्री कंट्रोल करती है, प्रॉपर स्टॉक लेवल बनाने के लिए इन्वेंट्री करी जाती है। आगे इसके बाद आ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। जो कंपनी इन्वेंट्री करती है किन किन टेक्निक से कर सकती है। आपको क्वेश्चन जो आएगा यही क्वेश्चन मेन आ सकता है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, क्यों की जाती है, और टेक्निक्स लिखिए। अगर तो टेक्निक्स लिखने के लिए बोला जाएगा तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, किसी सिंगल के लिए बोला जाएगा तो मे भी क्वेश्चंस बोलेंगे। सबसे पहले टेक्निक्स लिखते हैं। जो पहली टेक्निक्स उन्होंने बोली है ABC, ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक्स। कंपनी अपने गुड्स को तीन प्रोसेस में डिवाइड कर लेती है। एक कैटेगरी में कंपनी ऑलवेज उन गुड्स को रखती है जिसके ऊपर कंपनी का नियर अबाउट 75% खर्चा होता है। बी कैटेगरी गुड्स वो होती हैं जिनके ऊपर कंपनी का 20% खर्चा होता है। सी कैटेगरी में कंपनी वो गुड्स रखती है जिनके ऊपर कंपनी का 5% जो है खर्चा होता है। ऑलवेज, ये पॉइंट क्लियर हो गया। मींस जब भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने बैठती है, मान लीजिए कंपनी के पास 100 रुपए हैं, तो ए कैटेगरी में वो गुड्स होती हैं जिनके ऊपर कंपनी के 75 रुपीज लग जाते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि कॉस्टली सामान होता है कंपनी का, कोई मशीन के स्पेयर पार्ट्स या ऐसी चीजें जिनकी कंपनी को बार बार जरूरत नहीं पड़ती। अगर कंपनी हर बार ये सामान मंगाती रहेगी, ऑर्डर मंगाती चली जाएगी, ये तो भाई कभी कभी सामान यूज होगा, तो मशीन थोड़ी भी रोज खराब होगी। और मशीन में रोज 75 रुपीज लगेंगे और कंपनी मशीन को लेकर चलाती चली जाएगी, तो कंपनी के ऊपर तो बर्डन है, कंपनी मशीन ही चेंज कर देगी। तो वो ये सामान ए कैटेगरी में इसलिए रखती है कि इसका हमें बेटर कंट्रोल मींस प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। कहीं गिर गया तो भी खराब हो जाएगा, टूट गया तो भी खराब हो जाएगा, ना इसकी वेस्टेज होगी तो कंपनी का पैसा खराब होता है। बी कैटेगरी गुड्स कंपनी की होती हैं जिनको रेगुलर बेस पे चाहिए चेंज, जैसे कि हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल। इसके ऊपर कंपनी 20% ही पैसा लगाती है। मान लो 100 रुपए है तो 20 रुपए इसके ऊपर लगाएगी। ये जो कैटेगरी सामान होती हैं, ये सामान होते हैं मोस्टली सेफ गार्ड के लिए, मीन्स आप बोल सकते हैं आपकी सेफ कीपिंग के लिए। कोई फिंगर टिप्स, मास्क, आई ग्लासेस, हेलमेट, कुछ भी हम लोग यूज, ऐसे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, कोई जैकेट्स वगैरह हो गई, तो उनके ऊपर कंपनी 5% पैसा कंपनी लगता है। ये मोस्टली कंपनी के पास हमेशा अवेलेबल होगा। कंपनी अगर 5 रुपए लगाएगी तो 5 रुपए में भी बहुत सारा सामान कंपनी के पास आ जाता है। अब बात आती है कि कंपनी, ये तो पैसे हो गए, कंपनी जब भी सामान मंगाएगी तो इतना पैसा लगेगा, कितनी क्वांटिटी कंपनी अपने पास ऑलवेज रखती है। कंपनी अगर 75 रुपए लगाती है तो अब सिर्फ उनके पास 5% ही सामान होता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्वांटिटी, QTY भी लिख लेते हैं। कंपनी जब भी एक कैटेगरी में पैसे लगाएगी तो सिर्फ 5% ही सामान होगा, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा रखेंगे तो हमारे पास लॉस ही है। ये जब खत्म होगा तो 12 ऑर्डर लगाएंगे, बार बार एक कैटेगरी का ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। बी कैटेगरी के सामान के ऊपर कंपनी हमेशा 20% ही कंपनी का सामान होता है। जैसे ही सामान खत्म होगा, खत्म होने से पहले ही मंगा लेते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कंपनी अगर 20 रुपए लगा रही तो 20 रुपए का रॉ मटेरियल उनके पास ऑलवेज आता है। ये कंपनी अगर 5 रुपए लगाती है, कंपनी के पास ऑलवेज 75% ही पड़ाता है सामान, क्योंकि सस्ता सामान होता है। फिंगर टिप्स हो गए, एक ही पैकेट लेना बहुत कम अमाउंट में होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। तो कंपनी जब भी पैसे लगाने वाली है तो कंपनी के पास ऑलवेज 75% ये सामान तो पड़ा ही होता है। मोस्टली ये 75% क्यों पड़ा होता है, उसके पीछे रीजन है। कंपनी जब फिंगर टिप्स मंगाएगी, ऐसा तो नहीं है कि 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉइज के 10 फिंगर टिप्स मंगाएगी। एम्प्लॉइज का उनको पता ही है कि अगर बाई द वे पानी पीने गए तो उतार के फेंक देंगे, आएंगे नया लगाएंगे, खाना खाने के फिर उतार के फेंकेंगे। आई ग्लासेस भी अपनी तो होती नहीं है, रखे तोड़ दी, कुछ पता नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी तो बहुत कम कॉस्ट में आया होता है। तो पॉइंट क्लियर हो गया। कंपनी ऑलवेज बेटर कंट्रोल सिस्टम में चलती है, 3 कैटेगरी में अपनी गुड्स को डिवाइड करती है। इन्वेस्टमेंट इसी हिसाब से होती है कंपनी की, क्वांटिटी कंपनी इसी हिसाब से मंगाती है। इनके ऊपर 75% पैसा लगाएगी तो 5% ही सामान आता है, 20% पैसा लगाएगी तो 20% सामान आ जाता है। इसके ऊपर अगर 5% पैसा लगाएगी तो 75%। तो कंपनी हर बार जब ऑर्डर लगाएगी, इन 2 चीजों का तो लगाती ही रहती है लगातार। इसका ऑर्डर जब रिक्वायरमेंट होगी तब कंपनी ऑर्डर लगाती है। इस टेक्निक को बोलते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक्स। इसके अलावा कंपनी में और भी टेक्निक्स यूज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही है VED, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। सबका अलग अलग नाम है, सब इसको बोल सकते हैं वाइटल,
दूसरे का हमारे पास है इसेंशियल, तीसरा हमारे पास है डिजायरेबल। आपकी बुक में शायद में भी आगे पीछे होगा। हम लोग पहले सारी टेक्निक्स ही खत्म कर लेते हैं, बाद में प्रैक्टिकल पे आते हैं। चलो नहीं है तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो ये भी आपको टेक्निक्स लिखना, फॉर्मूला बोला जाए कि टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल लिखिए। पहला तो हमने लिख दिया एबीसी, दूसरा हमारे पास आएगा वीईडी, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। जैसे हमने एबीसी कैटेगरी की ना, ए कैटेगरी में वो गुड्स होती हैं जो सबसे ज्यादा कीमती गुड्स होती हैं, तो वो कौन सी गुड्स हो जाएंगी? वाइटल। ठीक है। बी कैटेगरी में गुड्स जो होती हैं जिसके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती, रॉ मटेरियल हो गया, तो वो क्या हो गया? इसेंशियल। सी कैटेगरी में गुड्स होती हैं जैसे कि सेफ कीपिंग वाली गुड्स, उनको हम बोलते हैं डिजायरेबल। कंपनी सबको देती है कि आप फिंगर टिप्स लगाइए, आप आई ग्लासेस डालिए, आप मास्क पहनिए, लेकिन कंपनी देती सामान सबको है, डिजायरेबल होते हैं कि आपकी इच्छा है तो आप डालते हैं, आपकी इच्छा नहीं होती तो। बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं मास्क सबको मिलेंगे, कुछ पहनेंगे, कुछ यहाँ पे पहन लेते हैं, कुछ सर के ऊपर लेके घूम रहे होते हैं। मतलब कंपनी तो दिए होते हैं भी आप लोग पहनिए, आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन वो इसलिए कंपनी बोलती है डिजायरेबल। तो कंपनी इस हिसाब से भी चलेगी। VED सामान वही होता है जिसके ऊपर हमने लास्ट में बात की थी कि इसके ऊपर कंपनी का 75% खर्चा है, इसके 20 है, कंपनी का 5% खर्चा होता है इसके ऊपर। जब सामान कंपनी रखेगी तो 5%, 20%, 75%। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, ये भी एक मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोल में कंपनीज यूज करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आता है, डाउन से FSN। FSN मेथड, इसका नाम जो क्लियर होता है, फास्ट मूविंग। दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है स्लो मूविंग। तीसरा जो आता है हमारे पास नॉन मूविंग। कंपनी इस हिसाब से भी अपनी कंपनी में रिकॉर्ड बनाती है स्टॉक्स का, जो इन्वेंट्री का। जो फास्ट मूविंग गुड्स होती हैं उनको अलग कैटेगरी में रखते हैं, जो नॉन स्लो मूविंग गुड्स होती हैं उनको अलग कैटेगरी में रखते हैं, जो नॉन मूविंग गुड्स होती हैं उनको अलग कैटेगरी में रखते हैं। नॉन मूविंग गुड्स कंपनी में कौन सी हो सकती हैं आपके हिसाब से? जो कंपनी के लिए ज्यादा कॉस्ट वाली अमाउंट्स, एंड मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हम लोग ए कैटेगरी या वाइटल आइटम्स जो होती हैं वो कंपनी गुड्स की हमेशा नॉन मूविंग होती हैं, क्योंकि मशीन का पार्ट कंपनी आज मंगाएगी, पक्का थोड़ी है कि कल को चाहिए हमें। कंपनी का फेवर काफी टाइम पड़ा रहता है मशीन, जब तक वर्किंग टाइम रहता है, उस कैटेगरी को हम बोलते हैं नॉन मूविंग। स्लो मूविंग होते हैं जो हमारा स्टॉक, जो हमारे पास कंपनी में स्टॉक होता है रॉ मटेरियल, जिसको हम बी कैटेगरी या फिर एसेंशियल आइटम्स बोलते हैं, वो स्लो मूविंग है। जब आएगा धीरे धीरे खत्म होता चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि लगेगा नहीं, धीरे धीरे खत्म होगा। फास्ट मूविंग होते हैं जो आपके पास फिंगर टिप्स, जैसे हम बोलोगे सेफ्टी वाला सामान हो गया, फिंगर टिप्स, आई ग्लास, चीजें फास्ट मूविंग होती है। कंपनी ने एक ही बार में सुबह आने में सबको दे देना एक पैकेट, दिन में कई बार 2-3 पैकेट भी लग जाते हैं। कुछ लोग तो घर में ही ले आते हैं, भी कल को पतंग उड़ाएंगे, जब बच्चों को देंगे वो भी खेलेंगे ना, तो ये कंपनी में भी काम चलता है। तो ये फास्ट मूविंग आइटम्स भी कंपनी में होते हैं, तो कंपनी इस हिसाब से भी रिकॉर्ड अपनी कंपनी में रखते हैं स्टॉक का। ये आपकी टेक्निक थी जो कंपनी यूज करती है। इसके बाद कंपनी टेक्निक यूज करती है वेरियस स्टॉक लेवल। ये भी कंपनी टेक्निक्स यूज करती है अपनी कंपनी में मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल भी मेंटेन करती है कंपनी, कि अलग अलग स्टॉक लेवल पे रखेंगे भी। अगर हमने ऑर्डर लगाना है अपने मटेरियल को देख के हर बार ऑर्डर लगा लेंगे, क्योंकि कंपनी जब स्टॉक लेवल को मेंटेन करेगी उसमें 3-4 स्टॉक लेवल मेंटेन होते हैं। सबसे पहला मेटल जो आपके पास स्टॉक लेवल आता है वो आता है ROL, जिसको बोलते हैं री ऑर्डर लेवल। कंपनी जब भी इन्वेंट्री कंट्रोल करने जाएगी तो सबसे पहले जो मेथड यूज करेगी री ऑर्डर लेवल। दूसरा आता है मिनिमम ऑर्डर लेवल। तीसरा आता है मैक्सिमम ऑर्डर लेवल। कुछ कंपनी इस हिसाब से भी चलती हैं। लास्ट एक हमारे पास आता है एवरेज लेवल। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए तो ये इसी प्रोसेस से ही सॉल्व होता है। आपको क्वेश्चन आ जाए भी डायरेक्ट मिनिमम ऑर्डर लेवल कैलकुलेट करो, अगर मिनिमम ऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना तो री ऑर्डर कैलकुलेट होना चाहिए।
अगर ये कैलकुलेट नहीं हुआ तो मिनिमम नहीं निकल सकता। मतलब ये प्रोसेस इस हिसाब से है, पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट होगा, फिर मिनिमम, फिर मिनिमम, उसके बाद मैक्सिमम, लास्ट में होता है एवरेज। एवरेज तो इन दोनों का एवरेज होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। चलिए इनका फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। अगर कंपनी स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने जाएगी तो कैसे कैलकुलेट करेगी। अगर सबसे पहले रीऑर्डर लेवल आपको कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसा नहीं है कि जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें दिया होगा किसी कंपनी की मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है, एवरेज कंजम्पशन कितनी है, नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है, वो सब कुछ दिया होता है। लीड टाइम क्या होता है, जब मान लो कंपनी आज कोई सामान ऑर्डर लगा रही है, उस ऑर्डर को कंपनी के पास आने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं लीड टाइम। कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया होता है 4 to 6 आवर्स। मतलब ये 4 है वो मिनिमम लीड टाइम हो गया, मैक्सिमम हो गया 6। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल। दूसरा हमारे पास लेवल जो यूज करते हैं वो है मिनिमम लेवल। अगर आपको मिनिमम लेवल निकालना है तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले ROL, जो पीछे आपका रीऑर्डर लेवल निकला होगा, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीपल नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज। कई बार आपको एवरेज लीड टाइम भी लिखा जाता है, कई बार नॉर्मल लीड टाइम भी लिखा जाता है। ठीक है जी, नॉर्मल लीड टाइम या फिर एवरेज लीड टाइम, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अगर आपको एवरेज लीड टाइम निकालना है या नॉर्मल लीड टाइम निकालना है तो हमेशा जैसे मान लो क्वेश्चन आपको ये 6 दिया होगा, 4 और 6 टाइम दिए, बाय द वे बोल देंगे 4 से 6 हफ्ते। मिनिमम तो 4 हफ्ते हैं, मैक्सिमम 6 हफ्ते हैं। अगर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास एवरेज कितना आ जाएगा, 5। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, नॉर्मल कंजम्पशन आपके पास क्वांटिटी दी होगी, मैक्सिमम कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन ऑलवेज दिया होता है। आपको नॉर्मल लीड टाइम निकालना होता है तो ये कैसे निकलेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। जब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हम निकालते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल। अगर इसको निकालना है तो रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये आपका सबसे पहले तो यहाँ पर ये सॉल्व होगा। रीऑर्डर लेवल आपके पास होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको कोई निकालना नहीं होता, आपको क्वेश्चन में पहले से ही क्वेश्चन करके इन्होंने दिया होगा। जब इसके बाद आगे करेंगे तो इन्होंने लिखा कि मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम। यहाँ पे आपके पास आएगा मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, मिनिमम लीड टाइम ही लगाया जाएगा, मैक्सिमम लीड टाइम नहीं है बीच में। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे मिनिमम रीऑर्डर कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम। सर रीऑर्डर लेवल पे क्वांटिटी क्वेश्चन से कितना होगा। हाँ जी, आपको दिया होगा, अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आगे ये फॉर्मूला करना है, ये तो सिंपल है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय। अगर आपको एवरेज निकालना है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय, तो आपके पास एवरेज लेवल निकल के आ जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में मोस्टली आता है कि कैलकुलेट द वेरियस स्टॉक लेवल, अगर स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने हैं तो ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट पेज के ऊपर 31 पे, क्वेश्चन हमारे पास दिया कि नॉर्मल कंजम्पशन कितना दिया है, 300 यूनिट्स। उसके बाद सर मैक्सिमम कंजम्पशन 420 पर यूनिट्स होगी। सर मिनिमम कंजम्पशन 240। मतलब आपने क्वेश्चन में देख लिया कि आपको मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज बेस पे जो उनका बनता है नॉर्मल, वो उन्होंने दिया ही हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रीऑर्डर टाइम पीरियड 10 to 15। रीऑर्डर टाइम पीरियड है हमारे पास
10 to 15 डेज। मतलब मिनिमम टाइम जो है 10 का है और मैक्सिमम मैक्सिमम 15 का है। उसके बाद आके चलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर क्वांटिटी 3600 कितना है 3600 3600। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें कब चाहिए, जब हमने मैक्सिमम लेवल निकालना है तब चाहिए होती है, तो वो भी इन्होंने आके दे दी है। उसके बाद नॉर्मल रीऑर्डर कितना है। अभी अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए भाई मिनिमम जब लेवल निकालेंगे, मिनिमम लेवल में ऐसा ही था कि रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम सॉरी नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड टाइम। मैंने बोला था कि नॉर्मल लीड टाइम आपको इससे निकालना है या फिर एवरेज टाइम निकालना है। अगर बाई द वे क्वेश्चन में ऐसा आपको दिया जाए कि नॉर्मल रीऑर्डर टाइम पीरियड 12 मतलब ऐसे दिया नो, तो हम ये 12 लेंगे, हम इसका एवरेज नहीं निकालेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। इन्होंने अलग से दे दिया आपको क्वेश्चन में कि नॉर्मल जो लीड टाइम आपने यूज करना है वो 12 डेज है। वैसे अगर ना दिया होता फिर हम इसकी एवरेज लेते हैं 10 और 15 25, 25 को 2 से डिवाइड करते तो 12.5 डेज हो जाता, मतलब 12.5 डेज हो जाता। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इन्होंने पहले दे दिया कि हम 12 डेज लेंगे नॉर्मल टाइम में। अभी क्वेश्चन आपको सबसे पहले निकालना, तो कौन सा निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में हमने फॉर्मूला किया था कि मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कितना है 420 मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम कितना है 15 कितना हमारे पास आंसर आता है तो आप देख लें। 420 को 10 से किया तो 4200 हो गया। आपके पास 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2100, 42 और 2100 कितना होगा 6300, इतना ही आ रहा आंसर। तो ये हमारे पास रीऑर्डर लेवल है। भी अगर कंपनी चाहेगी हर बार ऑर्डर लगाना उनको लगता है तो हर बार वो 6300 यूनिट्स मंगा लेंगे। उनको ऐसा होगा कि हमारी कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो नहीं रुकेगा। फिर इसके बाद निकलता है मिनिमम लेवल। हम ऐसा लिख सकते हैं मिनिमम लेवल निकालना है तो रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन 6300 हमारे पास आया ही है। यस सर नॉर्मल कंजम्पशन हमारे पास इन्होंने कितना दिया 300 नॉर्मल लीड टाइम दिया इन्होंने 12 डे तो क्या करेंगे 6300 माइनस 3600 माइनस 3600 आंसर हमारे पास 2700 अगर कंपनी को मिनिमम ऑर्डर लगाना है तो 2700 यूनिट्स निकल के आएंगे। बल्कि कंपनी अगर लगता है कंपनी को हमारे पास स्टॉक पड़ा है भी ऑर्डर लगाना जरूरी है तो 2700 यूनिट मंगा लेगी वो कंपनी। ये भी स्टॉक लेवल में मेंटेन कंपनी यूज करती है। फिर हमारे पास आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल निकालना है तो 6300 रीऑर्डर लेवल माइनस जो उनकी रीऑर्डर क्वांटिटी है। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 3600 यही है ना, यस सर माइनस ऐसे ही तो रीऑर्डर प्लस करना चाहिए सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी यस ये कंपनी का प्लस हो गया। यहाँ पे कंपनी लेती है मिनिमम मिनिमम कंजम्पशन कितनी है कंपनी की 240 मिनिमम लीड टाइम 10 तो कंपनी यहाँ पे आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को 6300 3600 सर 9900 माइनस 9900 माइनस 7500 बुक से देख के बोले जाओ सर ताई का बड़ा बड़ा बोलता नहीं 7500 आएगा। तो अगर कंपनी अगर मैक्सिमम ऑर्डर लगाएगी तो कितने यूनिट का लगाएगी 7500 उसके बाद आपको लास्ट में निकालना होता है एवरेज एवरेज। बहुत सिंपल है कि मैक्सिमम आपके पास 7500 आया और मिनिमम मिनिमम 2700 2700 करो प्लस 5 7 12 7 में 10,200 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है अभी 5100 ठीक है। जरी एवरेज मंगाना होगा तो कौन जैसा मंगा लो अगर उनको लगता है कि हाँ हमें एवरेज बेस पे मंगाना सामान तो 51 यूनिट्स मंगा लेंगे। क्वेश्चन में अगर यूनिट्स लिखा है तो सबके पीछे यूनिट्स लिखोगे। यस सर अगर नहीं लिखा कि कई बार केजी लिखा था तो केजी लिख दोगे, कई बार हमें लीटर लिखा था तो लीटर लिख देंगे, जो भी कंपनी की डिमांड सर वो रीऑर्डर मड़ा है तो रीऑर्डर लेवल आपका मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डर मतलब भी नहीं था मिनिमम जितना मंगाना रीऑर्डर लेवल अगर कंपनी बोलता है कि हर बार ऑर्डर मंगाना जरूरी है तो आप ये मंगाते रहेंगे हर बार 6300 यूनिट्स। पॉइंट क्लियर।